हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बीपीएससी के द्वारा जितने भी भारत का भूगोल जितने भी पूछा हुआ है वो सारे के सारे 161 गो क्वेश्चन है लगभग। इसी के आसपास से सभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डिस्कशन सहित देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत विस्तृत है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यह है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है 8 राज्यों से। भारत का क्षेत्रफल संसार के कितने क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या निवास करती है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। ठीक है, संपूर्ण विश्व का लगभग 16.51% है जनसंख्या निवास कर रही है, जो 17% हम लोग मारे, जबकि वर्तमान संदर्भ में लगभग 17.5% है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच के मध्य से GMT में अंतर क्या है, तो 5.5 घंटा है। ठीक है, प्लस में 5.5 घंटा। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है, जो मानक समय IST ग्रीनविच के मध्य समंतर 5.5 घंटा है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो मध्य प्रदेश है। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हुंडू प्रपात निर्मित है। यह है स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 332 फीट है। भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत के सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जो 1997। ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8850 किलोमीटर नेपाल में। गॉडविन ऑस्टिन 8611 किलोमीटर भारत में। कंचनजंगा है 8598। मकालू है नेपाल में, जो 8463 मीटर है। भारत के है K2 और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, भारत में पूछे तो कंचनजंगा और भारत के पूछे तो K2। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इसके क्षेत्रफल पाकिस्तान के अवैध कब्जा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 नंबर की, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो यह होती है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर है और महान हिमालय के दक्षिण भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है। यह है शिवालिक। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढाल तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली सरात्मक घाटियां स्थित हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो यह हुआ है सेनोजोइक में। शिवालिक का बरहा हिमालय का निर्माण आज के लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लीस्टोसिन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है। डी, यह होगा सेनोजोइक महाकल्प में। अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है और हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार है। यह एक गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाई के पठार का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में
सोपान मिलते हैं, पठार में ढाल तीव्र स्पर्शों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अगंभीर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भू आकार की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। यह हो जाएगा ए 1 2 3। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समविनीत में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो यह है भुवन पहाड़ी, बाकी सब है गारो पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया मेघालय का अथी है। भुवन पहाड़ी मिजो हिल्स भाग का है, मिजो हिल्स के भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय पठार के भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इमेनानाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? यह हो जाएगा बी टाइटेनियम का। इम्लेनाइट FeSO इंटू TiO2 एवं रूटाइल TiO2 टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्र में सौराष्ट्र तट गुजरात से लेकर दीघा तट पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, भारत की तट रेखा है, यह है इसका देख लेते हैं। भारत की भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के दूरी कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट का क्षेत्रफल 7516 किलोमीटर, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाते हैं, तो सह्याद्री। पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे साहा पर्वतम के नाम से जाना जाता है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दिए गए विकल्प नथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नथुला की ऊंचाई 14,450 फीट है जो सिक्किम से है। जोजिला की ऊंचाई 51,568 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट है तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान, भारत सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान 5890 मीटर है। चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, यह दक्षिण पश्चिमी भाग में। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप के द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें केवल 10 ही आबाद है। 10 पर ही आबादी है। लक्षद्वीप की सबसे उत्तरी द्वीप समूह की अमीनी द्वीप उत्तरी द्वीप है अमीनी द्वीप, और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। कावराती लक्षद्वीप की राजधानी जो कि करावती द्वीपों पर ही स्थित है। लक्षद्वीप की प्रमुख फसल नारियल है। ठीक है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, यह प्रवाल की उत्पत्ति है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 19 हो गया, 20 यहाँ पर देखते हैं। 20 देखते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे।
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017, यह पूछा हुआ प्रश्न है 2017 में। ठीक है, करंट अफेयर से देख लीजिएगा थोड़ा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, 2021 के अनुसार देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न राज्यों वन क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है, जो मध्य प्रदेश सबसे पहला स्थान अरुणाचल प्रदेश है 66,431 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ है 55,717 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा है 52,156 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र है 50,798 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो यह हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारत के प्रायद्वीपीय पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो 2637 वर्ग किलोमीटर 37 मीटर है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा और दक्षिण भारत। ठीक है, पहली चोटी है अनाईमुडी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, तो यह है काडरम पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है काडरम पहाड़ी। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय की भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है, जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी जो अन्नामलाई पर्वत चोटी पर है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है और अन्नामलाई के दक्षिण में काडम पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी भी है, जो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? जो 2011 में पूछा हुआ है। सबसे पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर, 308,252 वर्ग किलोमीटर और 307,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो यह है बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया तथा परंतु जम्मू कश्मीर के पूर्ण गठन के पश्चात बिहार का पुनः 12वां हो गया। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो यह है दक्षिण भारत में। द्रवियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। यह द्रवियन भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रवियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है? तो यह है हरियाणा। 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो यह है महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य के कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो यह है टोडा केरल में नहीं है। बाकी सब भील गुजरात, गिद्दी, संपा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, कोटा तमिलनाडु में। देखते हैं नीचे डिस्कशन में
भील जनजाति पाया जाता है तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कोटा जनजाति तमिलनाडु और टोडा जनजाति तमिलनाडु में, अतः टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों के अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो यह है देवप्रयाग में मिलकर बनाती है। ठीक है, देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है ब्रह्मपुत्रा। भारत में यरलुंग जांगपो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है, जिसका लंबाई 5500 किलोमीटर है। जो सिंधु नदी का लंबाई है उसे वही ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल नदी निम्नलिखित नदी में से किसकी सहायक नदी है? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदी में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब, मांड आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो डी, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्रा तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है, जो पटना के पास मनेर में मिलती है। दक्षिण कोयल नदी झारखंड एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती है और दक्षिण कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास संग से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराक नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है। इस तरह प्रश्न के उत्तर विकल्प ई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 नंबर कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है पटना में। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यह है उत्तरकाशी। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जिले में गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा संगम से गंगा का निर्माण करती है। अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से नहीं है। गंगा से फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर नदी के किनारे स्थित है। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो यह है लेह। ठीक है, लेह भारत का सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यहाँ भारत का सबसे सूखा स्थल है। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई से भिन्न है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर 63 डिग्री
31 डिग्री 29 से 32 डिग्री 3 नॉर्थ है एवं शिमला 30 डिग्री 45 से 31 डिग्री 44 नॉर्थ लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175,200 मीटर है, जबकि शिमला के समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6,000 मीटर है। ठीक है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो यह हो जाता है सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जो 1 जून को केरल में आता है। ठीक है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत की मुख्य वर्षा 75% हिस्सा प्राप्त होता है। दुमटी मिट्टी से लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? यह है सभी प्रकार के कण मिलता है। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृदा के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। ठीक है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो यह है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जल धारण की क्षमता से सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधे का सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी 50% कम गाद और 50% तक मृत बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसके वायु का आगमन कम होता है, जिससे जल की क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किसे बिहार के क्षेत्र से सिंचाई होती है? तो यह है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है। गंडक नदी के बाएं तट से निकली गई यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जहाँ पर सघन वन, सबसे ज़्यादा वन वाला है पश्चिमी चंपारण, और यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भी बड़ा है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए हुए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। यह हो जाएगा सभी। ठीक है। हरित क्रांति के घटक, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज। ठीक है। सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और बीपीएल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 44 नंबर, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत में वर्ष 1965 के बाद उत्पादन के क्षेत्र देने वाली किस्म के बीजों की उर्वरक, सिंचाई, अन्य तकनीकी का प्रयोग को बढ़ावा देने, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पाद की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए ग्रामीण शहरों और विभिन्न कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 44 नंबर के, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादक को बढ़ाने का रास्ता है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने के रास्ता भारत में 60 से 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई है। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से उपयुक्त में से सभी, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति के विकल्प प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांति को शामिल किया गया है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति, और लाल सुनहरी क्रांति एवं भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खाद्यान्न श्रृंखला आदि है। काली क्रांति संबंधित है, तो यह है कच्चा तेल उत्पादन से।
काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांति उनके उत्पादन इस प्रकार है: गुलाबी क्रांति प्याज से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से और पीली क्रांति सरसों तेलहन से। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः थे: उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। 2001-2 में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो यह होता है बिहार, उत्तर प्रदेश में। 2020-21 के चतुर्थ अग्रमी अनुमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादन 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्ष 2019 से 20 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा 2020 से 21 में भी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में एक मात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, यह है जम्मू कश्मीर। ठीक है। 52 नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? यह है ज्वार। ठीक है, ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है: खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसल, चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, तिलहन। दूसरा है तिलहन। गैर खाद्यान्न फसलें नकदी फसलें हैं: तिलहन, मूंगफली, रैपिस और सरसों। दूसरा है रेशादार, कपास और जूट और मेस्ता। तीसरा है बागानी फसलें, चाय, कॉफ़ी, रबर और अन्य फसलें गन्ना, तंबाकू, आलू। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, मयूरभंज ये सब है उड़ीसा में। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क का भंडार हेमाटाइट, मैग्नेटाइट निम्नलिखित है। उड़ीसा में है 58,816 टन। मध्य प्रदेश में हो जाएगा 329,963 टन और बिहार में हो जाएगा 27,14,000 टन और पश्चिम बंगाल अनुपलब्ध है। अतः दिए गए परंतु विकल्प बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य का युग्म सही है। भारत में लौह अयस्क से संपन्न राज्यों के प्रमुख इस प्रकार है। कर्नाटक है, देख लीजिए, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। हेमाटाइट उपलब्ध वाले में ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, गोवा आदि तथा मैग्नेटाइट बहुलता वाले राज्य में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, गोवा है। ठीक है, यह मैग्नेटाइट में हो जाएगा, यह हेमाटाइट में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो यह होता है हेमाटाइट का। ठीक है, बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमाटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमाटाइट उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क है। यह पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षित कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं? तो यह है झरिया में। ठीक है, झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है।
देश देश के अधिकांश कोकीन कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए और लोहरदंगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो यह है झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यह हो जाता है कोयला। यहाँ पर कोयला दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय कोयला उद्योग के निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो यह हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा बी। यह हो जाएगा 1 2 3 4 निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। दूसरा है ढुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा है कोकीन कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार संचालन कीमतें। 58 हो गया। अब 59 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर डिस्कशन देखिए। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान अनेक समस्या से ग्रसित है, जिनकी प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, ढुलाई संसाधनों के उपयोग क्षमता में कमी, कोकीन कोयले को बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा और कार संचालन कीमतें आदि। 59 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यह है डिगबोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्रा घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्रा घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर की, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ है? तो यह है 1970 से 80 के दशक में। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यात देशों में ओपेक ने तेल की कीमतों में अक्षमता 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो यह हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 243 किलोमीटर तेल के बराबर। ठीक है, वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 केजी तेल के बराबर थी, जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 0.6 टन तेल के बराबर है, जो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन के 1/3 है। अतः निकटतम विकल्प सी है। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? बी हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। 31 मार्च 2021 के स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा के संस्थापित क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक है 7355.17 मेगावाट और राजस्थान है 5732.58 मेगावाट और आंध्र प्रदेश है 4203 मेगावाट और तेलंगाना है 3953.12 मेगावाट। ठीक है, 62। अब हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न कि भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रूपांतरण के लिए निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। ठीक है, यह हो जाएगा बी 1 2 3 4। यह हो जाएगा भारत में राज्यों के विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। पहला है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा है प्रशासन एवं संविदात्मक हानियों की काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। और चौथा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वयन किया है। ठीक है, 64 नंबर प्रश्न है, अरे 1 मिनट, 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो यह हो जाएगा टाटा नगर।
टिस्को टाटा नगर स्टील कंपनी लिमिटेड अब टाटा स्टील के प्रमुख इस्पात कंपनी है, जो टाटा नगर जमशेदपुर स्थित कारखाने की स्थापना 1907 में हुई थी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा 65 नंबर सीमेंट के लिए। 65 के भी डालमिया नगर मुख्यतः सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग स्थापित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो यह हो जाएगा खेतरी। खेतरी राजस्थान में झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर प्रमुख ऊर्जा है। टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 67 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो यह तांबा के खनन के लिए। खेतरी बेल्ट तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का भंडार क्रमशः राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्य है। वर्ष 2018-19 में तांबे का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश जो 242,159 टन। राजस्थान झारखंड में है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो यह हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। वर्तमान 31 मार्च 2017 तक में भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 114,158 किलोमीटर है, जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का 1.94% है। 1.94%। किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 140,995 किलोमीटर है। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह हो जाएगा डी, पूर्वी पीर पंजाल। 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की आधारशिला रखी, जो 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर कि निम्नांकित नंबरों की राजधानी में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो यह हो जाएगा त्रिवेंद्र सेंट्रल, जो 12,441 किलोमीटर है। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न में त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन 12,441 अधिकतम दूरी तय करती है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर को कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए
भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया था? तो यह हो जाएगा 1986। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर की भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरसंचार का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ है? तो इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई है, जो 1881 में इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज से स्थापित किए जो 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। अतः विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाट आंचल अवस्थित है? पाट आंचल अवस्थित है तो झारखंड में। पाट आंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। यह ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प बी सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गति की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा झारखंड। 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम में चुनना है। तो बी पहला हो जाएगा मध्य। यहाँ पर कब पूछा हुआ प्रश्न? 1995 में पूछा हुआ प्रश्न है। यह हो जाएगा पहला मध्य प्रदेश दिए हुए हैं, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। उपयुक्त राज्यों का क्षेत्रफल क्रम है मध्य प्रदेश। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश है यहाँ पर 308,252 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश है 240,928 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश है 160,205 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो बी हो जाएगा कच्छ। संबंधित आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों के कुल क्षेत्रफल के यदि है, पहला है जिला लेह लद्दाख जो क्षेत्रफल है 45,100। कच्छ है गुजरात में 45,676। ठीक है, 45,676। जैसलमेर राजस्थान में है जो 38,401 किलोमीटर। बाड़मेर राजस्थान में है जो 28,387 वर्ग किलोमीटर। 78 नंबर प्रश्न है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो बी 7 क्षेत्रों में। असम राज्य की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा से नहीं लगा है। जिन राज्यों में असम की सीमाएं मिलती है वे इस प्रकार हैं। पहला पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, जो असम राज्य की सीमाएं दो देशों से भूटान और बांग्लादेश से लगी है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर की गद्दी लोक निवास करता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश का मुख्य निवासी है। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी का। बोडो जनजाति एक नृत्य जाति और बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के उत्तरी पूर्वी गारो पहाड़ी में पाई जाती है। गारो जनजाति है कहाँ के? मेघालय के। 81 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है, अतः उपयुक्त में से किसी भी विकल्प में चयन नहीं है। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। तो यह है 6,000 मीटर तक होती है। ओल्डम के अनुसार गंगा की जलोढ़ निक्षेप की मोटाई 4,000 से लेकर 6,000 मीटर तक। गेलनी के अनुसार 2,000 मीटर तक। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो यह है गंगा नदी जो 2,525 किलोमीटर है।
गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर। महानदी 851 किलोमीटर। 84 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार किनारे स्थित सबसे कानपुर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कानपुर है, उसके बाद पटना है, वाराणसी और सबसे इलाहाबाद है छोटा। ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है उपयुक्त में से सभी: ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमू हिमनद से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। 86 नंबर, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदी है। अन्य प्रमुख सहायक नदी जामोली, तीस्ता, कामेंग, सुमनसिरी, धनसिरी, जियाबरेली, बूढ़ी दिसांग और कोपाली ये सब है। ब्रह्मपुत्र के तिब्बत में सांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 87 नंबर कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो यह हो जाएगा 1 और 2। अधिकांश हिमालय नदी 12 मासी होता है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करता है। ये ठीक है। दूसरा है हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ठीक है, ये हो गया। 88 नंबर है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यह है नर्मदा और ताप्ती बहती है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। 89 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है। तो यह हो जाएगा 1, 2 नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट इसका पश्चिम दिशा की ओर होने वाले 3 प्रमुख नदी नर्मदा, ताप्ती और साबरमती है। ठीक है, राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व में प्रवाहित होती है। उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर की अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह रूपांतर तिरुपल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम में एवं श्रीरंगद्वीपों का निर्माण कराती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। यह हो जाएगा अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी धमंतरी के सिवाय पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है। यह हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसका कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बाधित नदी है। तो भूमि बाधित नदी है सी, लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली रेंज से निकलती है और 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। होने के बाद पश्चात यह कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क समुद्र नदी हो पाता है। यह से सभी समुद्री में मिलने वाली नदी है। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्न नदी में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। तो यह हो जाएगा सी, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा गया है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार प्रवाह मार्ग को बदला है। 95 नंबर है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी में निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो यह है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से झारखंड से निकलती है। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में निकलती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। 96 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है, इसका कारण क्या है। तो यह हो जाएगा स्थल समुद्र का विभेदी तापमान। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक गर्मी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनों को हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम भिन्न कारण से होती है। अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 विकल्प का प्रतिपादन किया गया है। तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के आसान संगठन तथा उनके गर्म ठंडा होने के विरोध संभवों के कारण होती है। अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का पर्याप्त प्रभाव है। दूसरा है नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटी के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लॉन नामक विद्वान ने दिया था। आम्र वर्षा, नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर की आम्र वर्षा है। तो यह हो जाएगा कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल में महीने में त्वरित झंझनाहट के साथ होने वाली वर्षा को चेरी बालाज्म कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वर्षा में आम के फसल पकने लगती है। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली त्वरित झंझनाहट के साथ वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। अतः दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। 98 नंबर प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। तो यह तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून में। ठीक है, लौटते हुए मानसून दक्षिण पूर्वी मानसून से अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून तमिलनाडु के तटवर्ती इलाका में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा कराती है, जो जाड़े के दिन में होता है। चेरापूंजी अवस्थित है 99 नंबर। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है चेरापूंजी। मुंशीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था। 100 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर दें। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। पहला है बाढ़ को मिलाएंगे 3। बाढ़ हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आता है। दूसरा है भूकंप सबसे ज़्यादा हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में आता है। ठीक है, सूखा हो जाता है सी, मध्य पूर्वी भारत जैसे राजस्थान ये सब में
चक्रवात सबसे ज़्यादा आता है झारखंड, उत्तरी उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा इस समय आता है हर साल। नेक्स्ट प्रश्न है 101 नंबर, ठीक है, इसका डिस्कशन देख लीजिएगा। 101 नंबर प्रश्न है कि कार्यवास में मृतिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो यह कश्मीर हिमालय में। जफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी या बुदुर मिट्टी में उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगर किसका नाम है? यह रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है काली मिट्टी के स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी कपास के लिए यह उष्णकटिबंधीय चेनोर्ज आदि अलग अलग नामों से जाना जाते हैं। जो भारत में इसका विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। जो यह गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों का एक विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो यह है महाराष्ट्र में, ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो जाएगा, गुजरात इस सब में। रेगुर नाम है काली मिट्टी का। 105 नंबर है कि मृदा अपवर्तन रोका जा सकता है, तो वनारोपण के द्वारा, ठीक है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत सभी उपाय सम्मिलित है जो मिट्टी को अपवर्तन से बचाते हैं, उर्वरता के बनाए रखते हैं। मृदा अपवर्तन को रोकने के कुछ प्रभावी है वृक्षारोपण, सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, ठीक है। अतिचरण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 106 नंबर। गंगा के मैदान को खाली स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है, तो यह जियोसिंक्लाइन से किया जाता है। गंगा के मैदान के एक जियोसिंक्लाइन या भू उपनदी गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो यह है बांगर। गंगा के मैदान पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला और रत्बा भूरा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो यह है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो यह हो जाएगा 20.7%। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार, यह 2003 के अनुसार था, ठीक है। 2001 पूछा। अब ISFR, ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार वर्तमान में वनावरण 21.71% तथा वन एवं वृक्षा 24.62%। ज्ञातवा से बिहार में वनावरण 7.84% है। 110 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो यह है मध्य प्रदेश। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिए गए विकल्प पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में है। 111 नंबर प्रश्न है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो यह है मिजोरम। 2000 में पूछा हुआ प्रश्न था। 2021 के अनुसार ISFR 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनाच्छिन्न क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, जबकि विकल्प राज्यों में मिजोरम है 85.53। सर्वाधिक प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है।
यहाँ पर वनांचल क्षेत्रों में मध्य प्रदेश जो 77,493 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है। 112 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो यह हो जाएगा 112 का सी, महाराष्ट्र में। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन जीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है 48, जबकि संघ राज्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 है। केंद्र शासित प्रदेश में 96, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 96 और राज्य पूछे तो महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समस्त विश्व में तेंदुए की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या कितना है? इसका डिस्कशन देख लेते हैं। 1995 में पूछा हुआ है। स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 है। 12,852 से यहाँ पर 12,172 से 13,535 के मध्य है। तेंदुआ के होने का अनुमान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 114 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो यह हो जाएगा सी, 1 और 4। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से बढ़ी थी। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया है। ठीक है। 2005 का पूछा हुआ प्रश्न है। 2001 से 11 तक के दशक में कितना है? 17.7%। ठीक है। 2001 में था 21.6%। 2001 के जनगणना के अनुसार 35 बड़े नगरों में 48% नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 115 नंबर कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31%। वर्ष 2011 के जनसंख्या के अधिकतम आंकड़े के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.7% है। सारण सिंचाई नहर निकलती है। यह हो जाएगा गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई है, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर है। 117 नंबर त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो यह है गंडक। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो यह हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है। 119 नंबर की भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है सतलज नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात है? तो यह है कावेरी नदी पर। शिव समुद्र जल प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक का कोंडालू जिले की ब्राह्मणी पहाड़ी से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से जुड़ा है? ठीक है। पिट्टी सीमा, तो यह हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। पिट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वयन किया गया है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। तो यह है महानदी पर। उड़ीसा राज्य में है महानदी पर एक महाकांतिश परियोजना है। 123 नंबर कि मैथन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं?
तो यह हो जाएगा बराकर नदी पर। मैथन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। 124 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। जम्मू कश्मीर, निम्नलिखित विकल्पों में बुल्लर झील जम्मू कश्मीर तथा लोकटक मणिपुर मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का खारे पानी की झील है। चिल्का सांभर, ठीक है, चिल्का उड़ीसा में, सांभर राजस्थान में खारे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कृषि वित्त का प्रमुख स्रोत इस प्रकार है: वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और अतः स्पष्ट है कि सही विकल्प डी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। ये विभिन्न मौसम पर 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार से आस विभिन्न मौसम में 2 फसल उगाने के लिए है, ठीक है। 127 नंबर कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो यह हो जाएगा सी, 2 और 4। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। दूसरा है कि इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक, वानिक तथा मत्स्य पालन के साथ संयुक्त उत्पादन का संकलन करना है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्षण हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न होने सकने वाले क्षेत्र में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना, पशुपालन, सामाजिक, वानिक और मत्स्य पालन के साथ संयुक्त उत्पादन का संकलन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है 128 नंबर कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो यह हो जाएगा गेहूँ। नकदी फसल के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन प्रमुख है। गेहूं की फसल नकदी फसल न होकर खाद्य फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है 129 नंबर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो यह हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में। 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति का आगमन के पश्चात सर्वाधिक गेहूं पर जोर दिया गया, ठीक है। प्रमुख खाद्य फसल है तो गेहूं यहाँ पर प्रमुख खाद्य फसल है, तो यहाँ पर चावल हो जाएगा। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खदानों में दूसरे स्थान पर गेहूं के है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम है बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र में 29.3 भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है। अतः उत्तर सही विकल्प बी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 132 नंबर की खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो डी, चावल। 2021-22 के अनुसार भारत के 45.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल एवं 31.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल है। 133 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मूंगफली दिया हुआ है। उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देखें। चावल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चावल सबसे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में अग्रणी कपास उत्पादक राज्य
महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन्ने के उत्पादन राज्यवार घटते क्रम में है, तो यह है सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। 2020-21 के चतुर्थ अग्रमी अनुमान के अनुसार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य इस क्रम में है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। 136वां प्रश्न है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो डी मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुक्त शीतोष्ण कटिबंधीय रबी फसल है। इसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसकी खेती अधिकतर संचित क्षेत्र में आर्द्र या उप आर्द्र जलवायु में किया जाता है। जो गन्ना है रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है। 137 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है, तो केरल। यह देश में रबर उत्पादन का लगभग 75.68% 2018-19 के, ठीक है, 75.68 भाग पैदा किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टयम, कोझिकोड, कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 138 नंबर कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो यह हो जाएगा केरल। भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो यह हो जाएगा, देखिए, भारत में विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहला बड़ा उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के दाल के उत्पादन एवं उपभोक्ता में प्रश्न काल में से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का प्रयोग दाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, यह हो जाएगा गिरनार। कानन देव पहाड़ी भारत के केरल राज्य के इंडोकी जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल्स स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत के सबसे विशिष्ट चायों में है। भारत का दार्जिलिंग मुक्त चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट प्रश्न है 141 नंबर के निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो डी पुलनेज नहीं है। बाकी सब चिकमंगलुरु, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी पहाड़िया ये सब है। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कोडगु या कुर्ग, हसन जिले, केरल के वायनाड और त्रावणकोर एवं नेलियमपेंथिस क्षेत्र और तमिलनाडु के पुलनलेज और नीलगिरी और सेवराया सेलम, अन्नामलाई कमटूर क्षेत्र से कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वोत्तम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय। विकल्प में अनाज, पेट्रोलियम में पेट्रो रसायन भारत का आयात एवं चाय का निर्यात करता है, जबकि 2020-21 में भारत के निर्यात में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी 0.25% लगभग बराबर है। 2020 में विश्व के चाय निर्यात देश में भारत का चतुर्थ स्थान है। अभी देखेंगे करेंट अफेयर में भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है,
तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 2020-21 के अनुसार चतुर्थ अग्रमी अनुमान के अनुसार भारत में कुल 9.8 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 7.61 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। दूसरे क्रम पर जूट उत्पादक राज्य बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है जूट उत्पादन में, तो यह हो जाएगा दूसरा। 145 नंबर के एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O 10 एल्युमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। यह विश्व में एल्युमिनियम एवं गैलियम का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 146 नंबर कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उत्पादन नहीं है, तो यह हो जाएगा पंजाब। उत्तरी पूर्वी जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा, मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, प्रद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक और गोवा, और अन्य क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। 147 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत के किस राज्य में चांदी उत्पादन होती है। इंडियन मिलर्स इन बुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और कर्नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है। 2019 के में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील और तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑस्ट्रेलिया। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो यह हो जाता है झारखंड। 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पर इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है यहाँ पर भी, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार क्रमशः अभ्रक के भंडार राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, तो यह हो जाएगा बिहार। 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2015-16 के अनुसार इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है, तो 1999 का प्रश्न है, यह हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो यह हो जाएगा कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप कोरबा तांबा विद्युत केंद्र में भी अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 153 नंबर की पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो यह है लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क की खनन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खनिज में से रेडियम प्राप्त होता है, तो यह पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। इसका प्रतीक Ra है। यूरेनियम अयस्क पिंच प्लेट का प्रतीक है। ठीक है। 155 नंबर कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था, तो वह है शिव समुद्रम। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 से 98 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रपोंग या सिंद्रबाग में हुई थी। भारत में दूसरी पनबिजली संयंत्र कर्नाटक के
मांडवी जिले में शिव समुद्र 1902 में हुआ था। इस संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति के उद्योग से किया गया था। मैसूर महल एवं बंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने वाले देश की क्रमशः पहली इमारत एवं नगर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है सी गलत है, बाकी सब सही है। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता भारत में न्यूनतम है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने का प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। 2019-20 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 9.99% था। 157 नंबर प्रश्न है कि भारत में कतिपय लौह अयस्क संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, बी गोवा मध्य प्रदेश के प्रमुख भागों में उत्तर क्षेत्र के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्रों से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उत्पत्ति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्र की स्थापना का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है 158 नंबर कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो डी 64 और 40,000 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग है 64 और उनकी लंबाई है 40,000 किलोमीटर। 1992-93 में पूछा हुआ प्रश्न है। और 2019 में 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत के कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2021 से 22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 140,995 किलोमीटर है। 159 नंबर भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो यह है 1893 में। ठीक है, 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंद स्टेशन से 44 सवारी डिब्बे से 400 मेहमान यात्री को लेकर इतना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बड़ी लाइन की दो पटरी के बीच की दूरी होती है, तो यह हो जाता है 5.5 फीट। रेल मार्ग चौड़ाई की दृष्टि से 3 भाग स्थित है, तो मीटर गेज दो पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी एवं बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 mm या 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन पटरियों के मध्य 762 mm या 610 mm की दूरी होती है। नेक्स्ट है कि मरमू गोवा पतन स्थित है, तो यहाँ पर हो जाएगा गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 162 नंबर कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह हो जाएगा 162 का हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय किया गया। 15 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट बांधवन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग थी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी
सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? तो यह है गुड़गांव में। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी पूर्वी नाम सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। 164 नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो यह है भारती। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना 1883 से 84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1888 से 89 में की। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। भारत की स्थापना वर्ष 2012 में की गई। भारती की स्थापना, ठीक है। 165 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो यह है कैम्बो की पहाड़ी में नहीं पाई जाती है, ठीक है। बाकी सब में मन्नार की पहाड़ी, कच्छ की पहाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में पाई जाती है प्रवाल भित्ति। IESSO के अनुसार इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्र हैं कच्छ की खाड़ी, मलवन क्षेत्र और लक्षद्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार विकल्प सही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।